म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशाह ईरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनशाह सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर सर, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। दिनशाह सर, ये ट्रंप ने तो कह दिया है कि हम 2-3 हफ्ते में वॉर रोक देंगे। अब अमेरिका में भी काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है ट्रंप के खिलाफ। आज वो अपना संबोधन भी करेंगे आज रात। क्या आपको ऐसा लग रहा है सर कि ट्रंप मान जाएंगे और ये डी एस्केलेशन हम यहां से देखेंगे आगे? आमंत्रित करने के लिए। और ये जो आपने ट्रम्प जी की बात की, वो तो शायद उनको भी पता नहीं हो अगला क्या बोलने वाले हैं, तो हम क्या गेस करेंगे उनको। पर हैविंग सेड दैट, आप सोचिए कि एक इतना अरसा हो गया, 3-4 हफ्ते, आई थिंक जब घुसे थे तब यही सोच के घुसे थे 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। और ये तो लंबा चल गया ना, 4 हफ्ते हो गए अभी ऑलमोस्ट इसको ये तो ऑब्वियसली दोनों साइड से कोई क्षमता है नहीं है कंटिन्यू करने की। तो मुझे तो यही लग रहा है जैसे उन्हें अपने प्रेस स्टेटमेंट में बोला, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे इम्प्रॉम्प्टू, उसमें उन्होंने बोला 3-4 हफ्ते हो गए हैं और हमने जो करना था कर दिया। तो लग रहा है कि जो अभी जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट आने वाली है उनकी तरफ से, वो शायद यही बोलेंगे कि हम हो गया, विड्रॉल हो गया हमारा वहां से, तो होपफुली थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल। पर एक्चुअली आप ये सोचिए कि 28 तारीख से आज तक सबसे बड़ा जो गिराव आया है वो हमारे ही बाजार में है। सबसे बड़ा जो करेंसी पे इंपैक्ट आया है वो हमारी करेंसी पे आया है। तो हमें यही लग रहा है कि जिस दिन भी ये थमेगा, ये युद्ध थमेगा या रिवर्स हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, तो हमें ये लग रहा है कि यही जो हमारा मार्केट जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग रहा है, वही सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग वे में आना चाहिए। और आपने देख भी लिया आज, एक्चुअली अभी तक हुआ नहीं है कि आप कोरिया देखें तो 60% ऊपर है और हम सिर्फ 2.5% के आसपास घूम रहे हैं। लेकिन अगर जो एक बार सेमलेंस आ गई तो हमें कोई शंका नहीं है कि हमारा मार्केट में रिकवरी भी इतनी फास्ट होनी चाहिए। दिनशा सर, देखिए मतलब लेवल्स तो नीचे आ गए हैं। एक चीज जो हम कह सकते हैं कि शायद ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पक्ष में हो, वो है वैल्यूएशन। लेकिन करेंसी लगातार वीक हो रही है। आरबीआई ने थोड़ा इंटरवेंशन किया है डॉलर होल्डिंग को लेकर, जो नए नॉर्म्स को लेकर आए हैं बैंकों के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि Q4 के नंबर भी थोड़े खराब ही आएंगे। तो बाजार के लिए सर जो बड़ी चिंता अब यहां से आगे है, अगर हमें मान ले कि अच्छा युद्ध अब समाप्त हो जाएगा 2 से 3 हफ्ते पर, चलिए ट्रंप पर यकीन करना तो नहीं चाहिए, बट एक बार को हाइपोथेटिकली हम कर लेते हैं, तो बड़ी टेंशन आपको अभी क्या लग रही है बाजार के लिए सर? जी एक्चुअली अभिषेक जी, आपने बराबर बोला। और हम तो यही चाहते थे कि आज हमारा करेंसी मार्केट खुल जाता तो बहुत ही बढ़िया रहता, बिकॉज आई थिंक एक जो मेजर ओवरहैंग है इंडिया के ऊपर वो करेंसी का है। जिस हिसाब से हमें हमारे आईएनआर को तोड़ा है अगेंस्ट डॉलर, सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी शायद हमारी ही रही है इस बार। ये 28 तारीख से जो हमला चालू हुआ ईरान के ऊपर, उसको तब से लेके आज तक। तो अगर जो रिवर्सल आता है वहां पे और डिसाइसिवली आता है, आप सोचिए मंडे को जो इतना बड़ा अनाउंसमेंट आया आरबीआई की तरफ से, जब जब उन्होंने बोला कि हम $100 मिलियन का लिमिट रख के बैंक्स को बोल रहे हैं कि कवर कर लीजिए अपनी ओपन पोजीशंस, उस दिन भी हमारी करेंसी गिरी। मतलब कुछ हद तक आप सोचिए कितना सेलिंग हो रहा है। उस दिन तो 11,000 करोड़ की सेलिंग थी। तो इसलिए हमें लग रहा है वो रिवर्सल एक इंडिकेशन होगा कि थिंग्स इंप्रूव हो गए इंडिया में। और अभी एफआईआईज जोरों की तरह आ रहे हैं। अभी ग्लोबल मार्केट में तो करेंसी ऑलरेडी हमारी काफी वो हो गई है, अप्रिशिएट हो गई है। इंडिया में नहीं दिख रहा आपको क्योंकि हमारा मार्केट बंद है, लेकिन वहां पे 1-1.5 रुपए का एप्रिसिएशन आ गया, 1-1.25 रुपए का एप्रिसिएशन आया वहां पे। तो होपफुली जब खुलेगा हमारा करेंसी मार्केट तो शायद आपको वही दिखे यहाँ पे। तो ये आई थिंक दिस इज वन जो इंडिकेटर है वो आपको देखना चाहिए, वो आईएनआर वर्सेस डॉलर का इंडिकेटर देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। रुपए को लेकर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि मतलब लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है। देखिए क्या है ना कि ये क्रूड का इंपैक्ट है, क्रूड के झटके का। अब क्रूड अगर महंगा हो रहा है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी ऊपर जाने की आशंका है, इधर एफआईज बेच रहे हैं, एफआईज बेच रहे हैं तो रुपए पर प्रेशर आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा ये साइकिल है। लेकिन एक और चीज दिशा सर, ये तमाम जो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, दर्शकों को एक चीज के लिए एडवाइस करते हैं कि जब बड़ी गिरावट आए तो आप पैसे डिप्लॉय कीजिए।
बड़ा फॉल आ जाए 15 से 20% का, आप म्यूचुअल फंड में अगर आपको लमसम डालना है एलोकेट कर लीजिए, एसआईपी मत रोकिए। क्या आप लोगों ने भी सर शुरुआत इसकी कर दी है, पैसे ज्यादा डिप्लॉय करने की? क्योंकि हैवी वेट्स जितने टूटे हैं ना, ये अमूमन होता नहीं है। ये तो कह सकते हैं कि वन टाइम लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि एक महीने में बड़े बड़े शेयर 18-20% नीचे आ जाए। क्या आपको लगता है कि बाइंग करने का ये और मौका है, या फिर और नीचे अच्छे भाव मिलेंगे अभी? नहीं अभिषेक जी, एक्चुअली हमें जिस तरह से, जैसे मैंने बोला, ओवरसोल्ड तो डेफिनेटली इंडिया हो गया है। और ऑब्वियसली जो ओवरहैंग, एक्चुअली वॉर से लेना देना कुछ नहीं था हमारा, बस यही था कि हम सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं क्रूड के दुनिया में। लार्जेस्ट चाइना है और दूसरे हम हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा इम्पैक्ट होता है, because जैसे ही क्रूड ऊपर जाता है, और हम 5 मिलियन बैरल रोज के इंपोर्ट करते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप $30-40 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो दिन का आपका 150 से 200 मिलियन डॉलर आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस फॉर इंपोर्ट्स। और वो सीधा आपके बोरोइंग कॉस्ट पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट नोट तो प्रिंट नहीं करेगी, तो होपफुली वो मार्केट से बोरो करेगी। तो वो सब एक बहुत ही वो विशियस साइकिल हो जाता है। फिर बाद में अगर तो ये जारी रहा अरसा ऐसा हाई क्रूड प्राइसेस का, तो डिमांड डिस्ट्रक्शन वगैरह सब आ जाता है इसमें। तो एक जो इंडिकेशन, अगर जो ये टेक अवे होगा इस वॉर का, कूल डाउन क्रूड प्राइसेस के होंगे, वो तो गिवन है। लेकिन हमें नहीं लगता कि 60 पे आके वापस रुकेंगे। आई थिंक हमें $75-80 पर बैरल देना ही पड़ेगा शायद आगे चल के। और वो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं कि अगर जो 75-80 हो गया तो शायद ज्यादा ही रहे। बट एनीवे, वो भी अगर जो रहा फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास काफी असला है टू मैनेज दैट एज सच। और दूसरा जो आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट, आप देखिए कि इंडिया का वैल्यूएशन पिछले 20 साल से, मतलब जो 20 साल का एवरेज है उससे भी नीचे हो गया हमारा वैल्यूएशन। तो ऑब्वियसली एक स्क्रीमिंग बाय सा हो गया है इंडिया आज की तारीख में। डोमेस्टिक के लिए तो खैर इश्यू ज्यादा नहीं होता, कि हम तो हमारा तो म्यूचुअल फंड है, तो हमें तो रेगुलर फ्लोज दिख रहे हैं, इनफ्लोज दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर काफी स्मार्ट रहा है इस बार, और अपने सिप वगैरह कंटिन्यू रखे, डिस्कनेक्ट नहीं किया, और ऑब्वियसली फ्लोज भी बढ़ाते रहे। तो इसलिए हमने तो अपने तरफ से जो भी हमारा कैश था हमने डिप्लॉय करते रहे, कि हमें जैसे जैसे वैल्यूएशन दिख रहे थे, हमें लग रहा था कि अभी यहाँ से ज्यादा गिराव नहीं लग रहा, तो इसलिए हम डिप्लॉय करना चालू कर दिए। बट एनीवे, वी आर, मैं कहूंगा क्लोज टू द बॉटम। क्या, आई थिंक बॉटम हो गया है, और अभी यहाँ से एक रैली आपको दिखनी चाहिए अगर जो वॉर डिसकंटिन्यू हुई तो। ठीक है, आखिरी में आपने सर जो 4-5 शब्द जो कहे ना, मेन उसी में सारा लब्बल लुबाब छुपा हुआ है। अगर वॉर डिसकंटिन्यू हुई तो अब देखते हैं। ट्रंप की बातों पर मैं तो यकीन नहीं करता, आप भी करें कि आप भी यकीन नहीं करते। अभी 9 बजे कुछ बोलने वाले हैं इंडियन टाइम के हिसाब से, देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं। और वैल्यूएशंस रियली थोड़े चीप हो गए हैं, बट बावजूद उसके एफआईज आ नहीं रहे हैं सर। एफआईज मतलब 21-22 सत्र हो गए जब लगातार बेच रहे हैं, और वैसे भी पहले वो बेच ही रहे थे। तो एफआईज को कैसे हम ल्योर करेंगे सर, क्योंकि वैल्यूएशन तो सस्ते हो गए, लेकिन हमारे अब पहले हमारे मैक्रोज अच्छे थे, वैल्यूएशन महंगे थे। अब वैल्यूएशन सस्ते हो गए, मैक्रोज खराब हो गए, तो उनके लिए तो चैलेंज जस के तस है। नहीं एक्चुअली अभिषेक जी, मैक्रोज हमारे इंप्रूव हो रहे थे। अगर जो आप 28 फरवरी, एक्चुअली दिसंबर क्वार्टर के अगर जो नंबर देखें, तो वो जो हमने सितंबर क्वार्टर में देखा था वही कंटिन्यू रहा। मतलब सितंबर क्वार्टर में NSE 500 की अर्निंग ग्रोथ 15% थी, दिसंबर में जाके 18% हो गई। तो ऑब्वियसली ग्रोथ पैटर्न एक बिल्ड इन हो रहा था। और जिन जिन कंपनियों से हमने बात की 28 फरवरी तक, वो सारे इतने बढ़िया अपने नंबर देख रहे थे। होटल वाले तो उल्टा बोल रहे थे कि इतने बढ़िया नंबर उन्होंने ये ऐसे क्वार्टर में देखे नहीं है कभी। इतने बढ़िया नंबर थे उनके, आरपूस के, मतलब ARRs के, और ऑक्यूपेंसी लेवल्स के। पर फिर 28 को जो युद्ध हुआ, चालू हुआ, उसके बाद नंबर्स काफी डिटोरिएट हो गए हैं। बहरहाल डोमेस्टिक डिमांड, अगर कंजम्पशन डिमांड की बात करें, तो इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है आज की तारीख में। हो रहा है पर इतना गिरा नहीं है। तो इसलिए मार्च के जो क्वार्टर के नंबर आएंगे, शायद आपको दिसंबर जितने बढ़िया ना दिखे, पर फिर भी ग्रोथ दिखेगा आपको यहाँ पे। और अगर जो वो जारी रहा, तो मुझे कोई शंका नहीं है कि ये एफआईएस भी वापस आ जाएंगे इंडिया में। पर जैसे मैंने बोला कि रुपए को अपना बलबूते पे खड़ा होना है, रुपए को वापस एक रिकवरी देनी है, तभी जाके उनको कंफर्ट आएगा कि देखिए, डिस्पाइट
अस बीइंग अ इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी, मतलब क्रूड इंपोर्ट डिपेंडेंट, हम कर सकते हैं अपना। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर जो रुपया फर्मनेस दिखाता है चंद हफ्तों के लिए, और मार्च के नंबर जो हमें लग रहा है कि ठीक ही आने वाले हैं, इतने कुछ खराब नहीं होने वाला है यहाँ, तो मुझे लग रहा है वो देख के शायद आपके एफआईआर वापस आने चालू हो जाएंगे। ठीक है सर, एफआईआईस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनका बैंकिंग फाइनेंशियल में होता है। और अगर हम युद्ध के दौरान देखें तो यही सेक्टर सबसे ज़्यादा पिटाई का शिकार भी हुआ है। और मुझे याद है कि आपसे जब पिछली बार बातचीत हुई थी, या फिर जो तमाम और भी लोग हैं आपकी कम्युनिटी से, जो बड़े हमारे मेहमान हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं, सबका ये कहना था कि नहीं, बैंकिंग फाइनेंशियल बहुत ही अट्रैक्टिव है इस लेवल पर भी। अब तो बहुत ज्यादा करेक्शन सर आ गया। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एसबीआई तो ऊपर से लगभग लगभग 20-20% टूट गए हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी अपने निवेश को यहां पर एग्रेसिवली बढ़ाना चाहिए, या फिर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए? क्योंकि चर्चाएं यह भी होने लगी हैं कि अगर इन्फ्लेशन यहां से थोड़ा और बढ़ता है तो आने वाली पॉलिसीज में आरबीआई हो सकता है कि दरों को ऊपर करे, दरें बढ़ाए, घटाए नहीं। यह टेंशन आपको कितनी बड़ी लग रही है सर? जी देखिए, मुझे लगता नहीं है कि वो अभी पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि एक्चुअली आप देखें तो यील्ड जो हैं वो गिरे भी नहीं। तो आरबीआई घटाए बढ़ाए, वो यील्ड तो जो फर्म रहे वो फर्म ही रहे थे, जब घटाने के बाद भी यील्ड काफी फर्म रहे, और अभी वापस फर्मनेस आ गई यील्ड में। बिकॉज जैसे आपने उससे ये आई थिंक वीक बिगिनिंग में ही आया था कि गवर्नमेंट ने अपनी जो एक्साइज कलेक्शन है फ्यूल से, डीजल और पेट्रोल से, वो काफी हद तक कम कर दी है। तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट है। एनुअल कॉस्ट उसका 1.7 लाख करोड़ के आसपास बनता है। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा रेवेन्यू लेट गो कर रही थी गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली अगर जो वो ये रेवेन्यू लेट गो करते तो उनको कहीं तो बोरो करना पड़ेगा, तो वो क्राउड आउट कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर को इन द डेट मार्केट। तो ये सब जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी आपको फील हो गया है इंटरेस्ट रेट में, तो बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आपने बराबर बोला कि एक्चुअली जब इन्वेस्टमेंट निवेश करना चलो, हमें तो बहुत पसंद है वैसे बीएफएसआई सेक्टर पूरा, बैंकिंग पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो है वो काफी हद तक एक बड़े फूर्ति दिखाते हैं ये सब एडजस्टमेंट्स में इंटरेस्ट रेट की। तो इसलिए आपको सिलेक्टिवली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं लग रहा कि सारे चलेंगे एक साथ, लेकिन हमें लग रहा है कि सिलेक्टिवली जहां पे आपने देखा है कि उनकी लोन बुक या तो उनकी डिपॉजिट बुक काफी स्ट्रांग रही है एंड क्लीन रही है, वही बैंक्स आपको देखने पड़ेंगे। बिकॉज ये एक बड़ा वो बोलते हैं जैसे बहुत ही इम्तिहान वाला समय आ गया है, तो इसलिए थोड़ा आपको सिलेक्टिवली रहना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए, सिलेक्टिव रहना पड़ेगा सर। तो बता दीजिए, अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करती हो, कि क्या बाइंग करनी है सर? अगर मान लीजिए किसी को 5-6 शेयर, और मैं स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं जाऊंगा क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर लार्ज कैप मिल रही है तो फिर स्मॉल कैप मिड कैप में अभी क्यों जाना। तो अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ कर रही है सर तो 4-5 शेयर बताइए, हमारे दर्शकों को भी फायदा हो जाएगा। मेरी कंप्लायंस मुझे कुछ अलाउ नहीं करती है, तो मैं तो बता ही नहीं सकता आपको। पर बहरहाल यही बोल सकता हूँ कि आप हमारा पोर्टफोलियो खोल लीजिए और देख लीजिए, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमारे पास है सब अक्रॉस द बोर्ड है। मतलब हमारा फ्लेक्सी कैप में आप देखेंगे तो टॉप होल्डिंग जो हमारी है, टॉप 5 होल्डिंग्स जो है उसमें 2 बैंक आते हैं, 3 बैंक एक्चुअली आते हैं। तो वो तीनों हमें तो अच्छे लगते हैं और हम सिलेक्टिवली उसमें बाइंग करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। दिशा सर, एक और प्रश्न ये होगा, जैसे कि जो लोग अपने कैपिटल को डिप्लॉय करने के लिए ये सोच रहे होंगे कि अच्छा, गिरावट काफी ज्यादा हो गई, अपने हाई से निफ्टी हम देख रहे हैं कि लगभग मतलब 15-18% नीचे आ गया, निफ्टी बैंक की भी वही स्थिति है। तो क्या ये सही टाइम है पूरा पैसा डालने का, कि अभी धीरे धीरे करके डालें? अभी डालना हो तो ठीक है, 30-40% अभी डाल दें और उसके बाद फिर क्वार्टरली अर्निंग्स का वेट कर लें, क्योंकि बाजार हम कहते हैं थोड़ा प्राइस इन करके चलता है, लेकिन एक्चुअल जब नंबर आते हैं तो एक झटका जरूर देता है। तो आपका व्यू क्या है सर इस चीज को लेकर? जी, जैसे मैंने बोला अभिषेक जी कि अगर जो ये जो खबर आ रही है और लग रहा है ऐसा कि युद्ध विराम होने वाला है, तो अगर जो वो है तो आप फिर वेट मत कीजिए, आप पूरा पैसा डाल दीजिए। क्योंकि ये लेवल आपको ऐसे साल में एक बार ऐसे दिख जाते हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो लेवल अभी आ गए हैं यहाँ पे। इतना बड़ा करेक्शन एक मतलब
जस्टिफाई भी नहीं हो सकता था ये लेवल पे, तो वो आपको दिख गया है। तो हमें लग रहा है कि टाइम है कि आप डालना शुरू कर दीजिए। कॉशन करना है आपको, कॉशियसली वेट करना है, तो शायद आप 50-60% डालिए। 20-30% डाल के फायदा नहीं है ये लेवल पे। 50-60% डालिए और फिर वेट करिए, आपको स्टैगर्ड करना है तो बाद में, क्योंकि ये जो एवरेजिंग होगी वो आपकी शायद ऊपर में ही हो, यहां से। हमें नहीं लगता कि यहां से नीचे में हो सकती है आपकी एवरेजिंग। एक आध दिन दिख गया तो दिख गया, पर अदरवाइज नहीं। ठीक है, दिनसर सर, कितनी उम्मीद आपको है कि अब जो आज से नए क्वार्टर की, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है, निफ्टी ने जो अपने ऑल टाइम हाई से 26,325 के आसपास का लेवल आई थिंक ये है ऑल टाइम हाई का, इस लेवल को कितनी जल्दी अचीव कर लेगा? कोई कैलकुलेशन आपने किया हुआ है सर, या फिर अभी फूक फूक के थोड़ा संभल संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा बाजार में? जी देखिए, अगर जो ये ग्रोथ चालू रही, अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें, अगर जो ये अर्निंग्स ग्रोथ लगी रही, चलती रही, तो आप सोचिए ये लेवल पे निफ्टी का पी हो जाता है कोई 19 के आसपास। ये लेवल जो अभी करंट लेवल्स है, हिस्टोरिकली हमारा निफ्टी 20 के ऊपर तो चलता ही है हमेशा। तो अगर जो ये ग्रोथ कंटिन्यू रही, तो आप 10% ग्रोथ आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर द निफ्टी अर्निंग्स है सच। तो अगर जो वैसा है तो ऑब्वियसली वो बिल्ड इन कर लीजिए। नया हाई आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे कोई शंका नहीं है कि ये आपके लो आपने देख लिया है शायद बाजार में, और यहां से आपको शायद ऊपर ही दिखे मार्केट। ठीक है, यहां से ऊपर ही दिखेगा। एक आखिरी सवाल है दिनशा सर, देखिए क्या है कि बाजार में गिरे तो सभी, मार्केट का सेंटिमेंट वीक हुआ तो, लेकिन जो कम गिरे वो डिफेंसिव्स वाले स्टॉक्स हैं। आईटी हो गया, फार्मा, एफएमसीजी, मतलब इंडेक्स लेवल पर 2 से 4% के आसपास ही हमने लूज किए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये शेयर भी अच्छे से रिकवर करेंगे, या फिर आईटी में, एफएमसीजी में अभी थोड़ा संभल के रहना चाहिए, वहां अलोकेशन ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए? जी, बिल्कुल नहीं। हमें तो एक्चुअली अभी आईटी के नंबर चालू हो जाएंगे आना। हमें नहीं लगता कि इतने एक्साइटिंग नंबर आएंगे। रुपए का इम्पैक्ट दिख जाएगा शायद आपको बॉटम लाइन में, लेकिन टॉप लाइन तो ग्रोथ बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। उल्टा सारी जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं, मेजॉरिटी कंपनीज आपको नेगेटिव सीक्वेंशियल ग्रोथ दिखाने के चांसेस हैं यहाँ पे। इसलिए हमें लग रहा है कि अवॉइड कीजिए आईटी। एफएमसीजी हमें वैसे ही पसंद नहीं है। एफएमसीजी तो खैर नहीं में वैल्यूएशन वाइज भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो बेहिसाब गिरे हैं फॉर नो रीजन, वही स्टॉक हैं जो आपको लेने चाहिए। और इसलिए हमें हमारा बीएफएसआई काफी अच्छा लगता है, हमारे न्यू एज कंपनीज अच्छी लगती हैं जो काफी हद तक गिरी हैं फॉर नो रीजन एट ऑल। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा रैली आएगी एज कम्पेयर टू द डिफेंसिव, जो जिन्होंने अपना काम कर दिया शायद, और आगे चल के उनकी जरूरत ना पड़े। दिशा सर, एक और सेक्टर जो मुझे लगता है कि सिर्फ युद्ध के चलते टूटा है, बट अब दिक्कत यह है कि क्रूड अगर मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि बहुत अगर करेक्ट हुआ तो 75 डॉलर के आसपास रहेगा, और शायद फिर पेट्रोल डीजल के दामों को रिवाइज करने पर सरकार विचार करे और ओएमसीज को निर्देश दिए जाएं। हालांकि कहा यह जाता है कि ठीक रेगुलेटेड है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कहीं सरकार का हस्तक्षेप होता है जब कॉमन मैन की बात आती है। तो क्या ऑटोज में इस डिप को बाय करना है, या फिर अभी थोड़ा सा दूर रहना है, अभी थोड़ा वेट करना है 3-4 महीने का? जी, जैसे मैंने पहले भी बोला, मुझे लगता है कि ये क्रूड प्राइस तो एलिवेटेड ही रहेंगे, और गवर्नमेंट आई एम श्योर वो भी एक मौका देख रही होगी कि जैसे ही ये जो 2-3 स्टेट के इलेक्शन हैं वो खत्म हो जाए, उसके बाद में शायद आपको एक हाइक दिखेगा, तो वो तो आने ही वाला है। और गवर्नमेंट इतना रेवेन्यू अपना फॉरगो भी नहीं कर सकती, तो वो वहां पे ऑब्वियसली वो एक्साइज जो काटे हैं वो शायद वापस आ जाएंगे अभी के लिए, कि उन्होंने अलाउ कर दिया है हमारी ओएमसीज को, तो थोड़ा कम लॉसेज हो उनके। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये महीने 2 महीने बाद आपको प्राइसेस ऊपर दिखेंगे ही आपके क्रूड के, और वो एक इम्पैक्ट आपको ऑटोज में भी दिखेगा। इसलिए अवॉइड कीजिए एटलीस्ट पैसेंजर व्हीकल, जो पीवी स्पेस है वो तो अवॉइड ही करना पड़ेगा। टू व्हीलर हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लग रहा है कि पर, और वहां पे भी मिक्स अच्छा लगता है ईवी और आईसीई का। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे ठीक रहेगा, क्योंकि इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। वहां पे फ्यूल कॉस्ट इज नॉट अ बिग कंपोनेंट
जो डे टू डे ड्राइविंग का होता है उसका। तो इसलिए हमें वो सेक्टर ज्यादा पसंद है, टीवीज नहीं पसंद। ठीक है दिनशा सर, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए और विस्तार से तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। और उम्मीद करके चलेंगे कि जो नए कारोबारी साल की शुरुआत हुई है नई उम्मीदों के साथ, इसमें तेजी आगे और टिके। और ट्रंप जो कि हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं, तो उनसे भी हम उम्मीद करके ये चलेंगे कि अब ये 1 अप्रैल से पहले ही उन्होंने कहीं अप्रैल फूल ना बनाया हो सभी को और अपने बयानों पर वो टिक जाएं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, आज आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की।